तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भौतिक घटना की ओर। दोस्तों, मैंने उत्साह में आकर विनोद जी को बोल दिया कि मैं किसी भी स्थिति में गाड़ी को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में मेहनत करने के बाद एक गाड़ी जो खरीदी थी, तो ऐसी हालत में अपनी गाड़ी को तो किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ सकता था। ऊपर से यहाँ पर विनोद मुझे इस कदर डरा रहा था मानो आज गाड़ी के अंदर रहने से हमारी जान ही चली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दोनों बारिश के पानी और कीचड़ से बचने के लिए एक दूसरे नए रास्ते से नई दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हमने जो रोड पकड़ी थी, हमें उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। उसके ऊपर से गाड़ियों का आना जाना बहुत ही ना के बराबर था। हम दोनों उस रास्ते के बीच में कुछ इस तरह से फंस गए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम गाड़ी को छोड़कर जाएं या फिर गाड़ी के अंदर ही रहे। दरअसल गाड़ी के थिएटर के अंदर या तो पानी सूख गया था या फिर गाड़ी के अंदर कोई और समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों ही बेहद ही परेशान हो गए थे। हम दोनों को टेंशन हो रही थी कि अब हम क्या करें, पर मेरे दोस्त का कहना था कि हमें गाड़ी को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दिल्ली जैसे विशाल इलाके में चोरी वगैरह होना एक आम बात है, और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो शायद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को छोड़कर किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता था। ऐसे में मैंने विनोद से बोला, देख भाई, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकता है, मैं गाड़ी को यहीं पर स्टार्ट करने की कोशिश करता रहूँगा, और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो मैं आज रात के लिए यहीं पर रेस्ट कर लूँगा। फिर अंत में विनोद को मेरी बात माननी ही पड़ी और उसे भी मेरी गाड़ी के अंदर ही रुकना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। ऐसे में विनोद भी पीछे वाली सीट को नीचे करके आराम से लेट गया। अब तक रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। बाहर का मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि काले बादल कभी भी गरज कर बरस सकते हैं। उन काले बादलों ने चांद और तारों को अपने अंदर समेटा हुआ था, जिसकी वजह से अंधेरा अपनी चरम छाया पर था। चारों तरफ इतना भयानक अंधेरा था कि मैं अपने से 20 फुट आगे भी नहीं देख सकता था। खैर, मैं कार को स्टार्ट करने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में जाते जाते मेरी कोशिश ने भी मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। और फिर मैंने भी गाड़ी को बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करने का ठान लिया। तभी मेरे पीछे से विनोद ने कहा, भाई तुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। विनोद की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने विनोद से पूछा, लेकिन इस रास्ते में ऐसा क्या है भाई कि लोग इसके ऊपर रुकने से मना करते हैं? इस पर विनोद ने बोला, वो तो देख मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है, मैंने तुझे बता दिया। इससे पहले कि मैं कोई और बात विनोद से करता कि अचानक से एक बहुत ही जोर का धमाका हुआ। वो धमाका इतना जोर का था कि हम दोनों के शरीर में हलचल हो गई। तभी मैंने विनोद की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई ये क्या हुआ? इस पर विनोद बोल पड़ा, यार मुझे क्या मालूम, बाहर निकल कर देख, कहीं गाड़ी का टायर तो नहीं फट गया। उसकी बात सुनकर मैं अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर बाहर निकला तो मैंने देखा कि गाड़ी का टायर तो एकदम सही था, और यहाँ आसपास के इलाके में दूर दूर तक मुझे कोई भी दुकान या फिर कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से इस जगह पर नेटवर्क भी बहुत कम थे। जब मैंने आजू बाजू के किसी मैकेनिक से बात करने की कोशिश की तो वो भी यहाँ आने से मना कर रहे थे। उनका बोलना था कि इतनी रात को वो अपनी दुकान से कहीं नहीं जाते। मैंने हर किसी को एडवांस देने का भी प्रयास किया, लेकिन सभी लोगों ने साफ मना कर दिया। तो ऐसे में हम दोनों का गाड़ी के अंदर रुकना ही सही था। हालांकि गाड़ी के बाहर की तरफ अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी थी जिसकी वजह से इस तरह का जोरदार धमाका हो सके। अब यह हरकत मुझे बहुत ही हद तक हैरान कर रही थी। इतना ज़ोरदार धमाका होने के बावजूद हमें ये पता नहीं लग पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैं वापस से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर पहुँचा तो अंदर जाकर ही मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने देखा कि विनोद बहुत ही भयंकर तरीके से डरा हुआ था और उसकी सांसें भी फूल रही थी और वो पसीने से तरबतर हो गया था। अब ये देखकर मैंने विनोद से बोला, अरे भाई क्या बात है, तू इस तरह से घबरा क्यों रहा है? इस पर विनोद ने बोला, वो सामने देख। जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने वापस से घूमते बोला, यार सामने तो कोई नहीं है। पर अभी भी विनोद की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी
उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। फिर मैंने विनोद से बोला, अरे भाई लगता है तेरे दिमाग में कोई भ्रम हो गया है, इसलिए तू थोड़ा पानी पी और आराम कर। इतना कहने के बाद मैंने मुंह को वापस से सामने की तरफ घुमाया, पर इस बार जैसे मैंने सामने देखा तो मेरा बदन ही पसीने से लथपथ होने लगा। डर के मारे मेरी भी हालत खराब होने लगी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि आखिर क्यों विनोद ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया था। सामने का दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मैंने तुरंत टाइम बीतने से पहले ही गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया। मैं किसी भी हालत में कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता था। तभी मैंने देखा कि सामने थोड़ी दूर आगे गाड़ी के हेडलाइट में मुझे एक औरत नजर आ रही थी जो सड़क के ऊपर लेटे हुए थे। लेकिन उस औरत की स्थिति को देखकर हर कोई ये चीज़ समझ सकता था कि वो कोई नॉर्मल महिला नहीं है। वो रेंगते हुए हमारी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसका जबड़ा फटा हुआ था, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो वो एक पिशाचिनी थी जिसको देखकर कमजोर दिल वाले वहीं अपनी जान गंवा दे। पर इस बार मुझे डरा हुआ देखने के बाद विनोद समझ गया था कि शायद मुझे भी उस चीज का एहसास हो चुका है जिसको देखकर वो इस तरह से घबरा रहा है। इस बार विनोद ने बोला, भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था यार कि इस एरिया मत ठहर, लेकिन तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम दोनों को हमारी गलती का अंजाम भुगतना होगा। मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ी तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत लगातार हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर जब मुझे लगा कि उसे देखकर मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है तो मैंने तुरंत ही गाड़ी के आगे वाली हेडलाइट बंद कर दी। मैं डरा सहमा अभी यही सोच रहा था कि कहीं वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर ना आ जाए। फिर इसी बीच किसी ने कांच के ऊपर जोर से अपना हाथ मारा। दोस्तों ये एहसास करते ही मैं दूसरी तरफ गिर पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक समझ गया था कि ये वही औरत है जो अभी अभी मुझे अपने सामने की ओर रेंगते हुए नजर आई थी। फिर मैंने पीछे की तरफ विनोद को देखकर बोला, अब हम दोनों क्या करें? इस पर विनोद ने बोला, जब तक ये औरत गाड़ी के अंदर नहीं आती तब तक हम गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। अगर ये गाड़ी के अंदर आ जाती है तो फिर हम दोनों को यहाँ से भागना होगा, और फिर हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऊपर से इस रोड के ऊपर से अभी तक हमने किसी दूसरे साधन को भी गुजरते हुए नहीं देखा है अभी तक। उसकी बात मुझे भी काफ़ी हद तक ठीक लगी। मेरा भी यही फैसला था कि जब तक वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बनती तब तक हम गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या मालूम वो हमारी गाड़ी के अंदर पहुंच भी सकती है या फिर नहीं। ऐसे में हम बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि ये औरत किसी भी तरह से गाड़ी के अंदर ना आ जाए। दोस्तों डर के मारे हम दोनों की हालत अब पतली पड़ी हुई थी। फिर एक बार हमारी गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। कोई बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाता और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता, लेकिन हम इस वक्त इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि हमारे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद हमें बाहर से आवाज़ आई, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी, लेकिन हम इतना तो जानते थे कि काली शक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी भी तरह की आवाज़ निकाल सकती हैं। फिर अचानक ही मेरे बगल वाले कांच के ऊपर हल्का हल्का उजाला होने लगा। तभी मैंने देखा कि वो एक लालटेन की रोशनी थी। फिर वो रोशनी मेरी गाड़ी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई, पर जैसे मैंने उसे ठीक से देखा तो मैंने पाया कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी मेरी गाड़ी के बाहर खड़ा था और वो हल्का हल्का मुस्कुराता जा रहा था। उस आदमी की इस डेविल मुस्कान के पीछे का कारण मैं तो नहीं जानता था, पर तभी उस आदमी ने बोला, कांच नीचे करो। मुझे उसकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, मगर फिर भी मैंने कांच को नीचे नहीं किया। 3 से 4 बार वो आदमी मुझे यही बात कहता रहा। फिर आखिर में मेरे पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त विनोद ने बोला, यार एक बार कांच तो नीचे करके देख, क्या मालूम यह आदमी हमें कोई निकलने का रास्ता बता दे। वैसे तो मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कांच को थोड़ा सा नीचे गिराया। तभी उस आदमी ने बोला, देखो तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। पहली बात तो तुम्हें इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी बात, जब तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो यहाँ से बचने का रास्ता भी जान लो। मैं तुम दोनों को बता दूँ कि यहाँ से बचना इतना आसान नहीं है। वो रेंगने वाली पिशाचनी कोई नॉर्मल भूत नहीं है। वो चाहे तो तुम दोनों को अभी यहीं पर ख़त्म कर सकती है, लेकिन उसे सही टाइम का इंतज़ार है। फिर आखिर में उस आदमी ने बोला, अगर तुम दोनों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है तो तुम्हें उसकी लाश को जलाना होगा, और उसकी लाश इस सड़क के आसपास में मौजूद है, जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। आज से पहले बहुत से लोगों ने उसकी लाश को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जला पाया।
कहते हैं कि वो यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने देती, और तुम दोनों गाड़ी के अंदर अब तक इसलिए आराम से बैठे हो क्योंकि रात के 2 बजे के बाद वो तुम दोनों को ख़त्म कर देगी, और यही उसके लिए सही समय होता है। अगर तुम दोनों 2 बजे तक कुछ भी नहीं कर पाए तो अपनी ज़िंदगी भूल जाना। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो आदमी उल्टी साइड में पता नहीं कहाँ चला गया। अब हम दोनों को उसने इस कदर डरा दिया था कि हम पहले से भी ज़्यादा घबराहट महसूस करने लगे थे। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम दोनों को किसी भी हालत में उसकी लाश को ढूंढकर जला देना होगा, और दूसरा रास्ता ये था कि हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहते और अपनी मौत का इंतज़ार करते। ऐसे में मैंने विनोद की तरफ देखते बोला, भाई रात के 2 बजे से पहले वो हम दोनों को कोई नुकसान नहीं दे सकती, तो हमारे पास यही सही मौका है। दोस्तों, अब तक हमारे पास केवल 40 मिनट का समय बचा था। विनोद ने पहला कदम उठाते हुए कहा, मैं उस औरत को जलाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। अब तुम्हें जो करना है वो तुम खुद देख लो। विनोद की बात सुनकर मैंने भी ठान लिया था कि या तो कोशिश करते हुए मरेंगे या फिर अपनी जान बचा लेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। हमने उन सारी चीज़ों का जुगाड़ कर लिया था जो अक्सर एक डेड बॉडी को जलाने के लिए किया जाता है। गाड़ी के अंदर से थोड़ा पेट्रोल निकाल लिया और फिर उसे एक बोतल में भरकर अपने साथ एक लाइटर ले लिया। हम दोनों बस अब किसी भी हालत में यही जानना चाहते थे कि उस औरत की डेड बॉडी कहाँ मिलेगी। हम इधर उधर भटकते जा रहे थे कि तभी हमें एहसास हुआ कि इस सड़क के ऊपर रहने वाली वो औरत अब हमारे पीछे पहुंच गई है। तभी मैंने एकदम से पीछे घूम कर देखा तो उसका डरावना चेहरा मुझे इतनी बुरी तरह से डरा रहा था कि मैं अभी भागता हुआ गाड़ी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, छोटी देवी का अंतिम संस्कार। अब ये देखते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि इसी पत्थर के नीचे उसकी डेड बॉडी को छुपाया हुआ है। हम दोनों उस पत्थर के पास पहुंच गए थे, और जैसे हम उस पत्थर के पास पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि किसी ने हमारे पैर पकड़कर ज़मीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया है। और उस आदमी ने हमें बताया था कि जब भी तुम उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे सामने बहुत ही भयानक मुसीबतें खड़ी कर देगी। मुझे महसूस हो रहा था कि बड़े बड़े नाखून मेरे पैर के अंदर चले गए थे, लेकिन मैंने अभी भी उस पत्थर को उठाने की जिद नहीं छोड़ी। फिर हम दोनों ने कोशिश करते हुए उस पत्थर को उठाया तो हमने देखा कि उसके नीचे सच में एक डेड बॉडी थी। वो एक हल्का फुल्का कंकाल था। शायद उसे जलाने के बाद हम दोनों जिंदा बच जाते। विनोद ने बहुत ही मशक्कत करके उसके ऊपर वो पेट्रोल छिड़क दिया, और उस पेट्रोल को छिड़कने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर बीच से कट जाएंगे, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शायद यहीं पर आकर लोग अपनी हिम्मत त्याग देते हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमने यहीं पर इस कार्यक्रम को छोड़ दिया तो फिर हम दोनों की मौत पक्की है। इसलिए मौका पाते मैंने लाइटर जलाकर उसके ऊपर आग लगा दी, और हमारी हिम्मत भी बड़ी अच्छी थी कि उस टाइम पर 1 सेकंड के अंदर ही पेट्रोल ने आग पकड़ ली। और फिर हमें एहसास होने लगा कि हमारे पीछे की तरफ कोई बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा है। फिर हमने जैसे पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि वो महिला जो ज़मीन के ऊपर रेंग रही थी वो अब जल रही थी, और वो इस तरह से चिल्ला रही थी कि अब हमारे कानों से खून बह जाता। हमें समझ में आ रहा था कि हमने जिस महिला को जलाया है उसने अब अपनी आत्मा से मुक्ति पा ली है। शायद इतने दिनों से उसकी डेड बॉडी को जलाने वाला कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए अंत में हमें ही उसको अंतिम संस्कार देना पड़ा। शायद अंतिम संस्कार के बाद अब वो महिला मुक्त हो चुकी थी और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी होगी। हम दोनों को अपने पैरों की तरफ देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि हमने किसी बहुत ही बड़े काम को अंजाम दिया है। हम दोनों के पैरों के अंदर से मांस बाहर निकल गया था। समय रहते हम वहां से किसी डॉक्टर के पास पहुंच गए और अपने पैरों पर पट्टी करवाई। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये थी कि हम उस दिन अपनी जान बचाने में सफल रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख्स कौन था जिसने हमें इस तरह का ज्ञान दिया था। फिर हमने इस घटना के बारे में बहुत से लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी भी आदमी को ये नहीं मालूम था कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी रहता है जो ऐसी राय देता है। पर हाँ, सब जरूर ये जानते थे कि वहाँ बहुत सारी मौतें हुई हैं और वहाँ कोई ऊपरी शक्ति रहती है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि एक ऐसा शख्स भी था जो लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। खैर, ये घटना बीत जाने के कई सालों के बाद भी हम इस घटना को नहीं भूल पाए हैं।
पर दोस्तों आज भी इस चीज़ का एहसास करके अंदर से डर उठने लगता है। अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और समझ में नहीं आता कि आखिर वो सब क्या था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।